करेगा नहीं क्लास? बड़ी फनफना रहा था पहले का दिन, क्लास करेंगे। माचिस दीजिएगा, माचिस। अबे यार नहीं हो पाएगा बोलना यार, पोहा बन रहा है दिला। Good morning, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good. चलिए तो अब आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेजर चैप्टर, एंड दैट इज आपके प्रोजेक्ट की बैकबोन है जो, दैट्स फाइल हैंडलिंग। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर पे अपना डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले 5 मिनट इस टॉपिक पे बात होगी, फाइल हैंडलिंग होती क्या है और आप फाइल हैंडलिंग करते क्यों हैं, क्या जरूरत है फाइल हैंडलिंग की आपको प्रोग्रामिंग में। फिर देखते हैं आप जिस लैंग्वेज में एनरोल्ड हैं, दैट इज सी लैंग्वेज, वो इस टॉपिक को कैसे करती है सपोर्ट। ठीक है, प्रोग्राम की जो इंफॉर्मेशन है वो कहां स्टोर होती है, जल्दी जल्दी बोलिए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी डेटा आप अपने प्रोग्राम में कलेक्ट करते हैं वो कहां स्टोर होता है, वो सारा डेटा आपका प्रोग्राम स्टोर करता है इनटू वेरिएबल्स, करता है वेरिएबल्स में स्टोर, वेरिएबल्स में, एरेज में, राइट। और ये जितने भी वेरिएबल और एरे आप बनाते हैं ये सब कहां बनते हैं, ये सब के सब बनते हैं आपके कंप्यूटर के मेन मेमोरी में, आपके कंप्यूटर के रैम एरिया में, राइट। और रैम एरिया का डेटा कब तक मेंटेन रहता है, रैम एरिया का डेटा कब तक मेंटेन रहता है,
सिर्फ तब तक जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, आपके रैम एरिया के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज ओवर, जो भी डेटा आपके रैम के अंदर है, आपके वेरिएबल्स के अंदर है, आप मानते हैं वो पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिन्हें उस डेटा की जरूरत आपके प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी है, राइट? कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिन्हें उस डेटा की जरूरत प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी है, ताकि जब प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम रन हो तो उसे उस डेटा को वो यूज कर पाए। सबसे बढ़िया और कॉमन एग्जांपल है आपके मोबाइल की फोन बुक। आप जब अपने मोबाइल की फोन बुक में कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं, कोई डेटा सेव करते हैं, तो वो डेटा सिर्फ फोन बुक के चलने तक सेव रहता है या परमानेंट सेव रहता है? परमानेंट रहता है, राइट? तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम का डेटा परमानेंट सेव करना हो, आप सब जानते होंगे परमानेंट सेव सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब डेटा सेकेंडरी मेमोरी पे सेव करा जाए। और डेटा को सेकेंडरी मेमोरी पे सेव करना प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहलाता है फाइल हैंडलिंग करना। क्योंकि जब डेटा सेकेंडरी मेमोरी पे जाएगा तो फाइल के फॉर्म में जाएगा, और जब डेटा फाइल के फॉर्म में जाएगा तभी आप अपने प्रोग्राम के थ्रू उस डेटा को हैंडल कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, रिट्रीव कर पाएंगे। यानी बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो फाइल हैंडलिंग वो प्रोसेस है, वो ऑपरेशन है जो आपके डेटा को, आपके प्रोग्राम में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को मेमोरी में परमानेंट स्टोर करता है। इस एम के साथ स्टोर करता है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको उस डेटा की जरूरत पड़े, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे अगर आपको वो डेटा चाहिए, तो आप उस डेटा को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है, राइट? अगर मैं आपसे कहूं मुझे उन एप्लीकेशंस के नाम बताइए जो एप्लीकेशंस फाइल्स को यूज करती हैं, तो आप कोई भी एप्लीकेशन रिकॉल करिए जहां आपकी इंफॉर्मेशन, आपसे रिलेटेड डेटा स्टोर होकर नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाता है। वो सारी एप्लीकेशंस अपने आप में इंटरनली यूज करती हैं फाइल हैंडलिंग। जैसे कंप्यूटर गेम्स फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं, कंप्यूटर गेम्स फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं, यस। कंप्यूटर गेम आपका स्कोर सेव करने के लिए फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स में आप नोटिस करते होंगे जहां गेम आपने बंद करा था वो वहीं से आपको गेम रिज्यूम करने का ऑप्शन भी देते हैं। रिकॉल करिए, बिल्कुल, तो वहां फाइल हैंडलिंग लगती है। जब आप ब्राउजर बंद करते हैं और नेक्स्ट टाइम अपना ब्राउजर लॉन्च करते हैं, तो ब्राउजर आपको आपके प्रीवियस टैब्स वापस ओपन करके देने की फैसिलिटी देता है, जो आप हिस्ट्री में जाकर कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी फैसिलिटीज इंटरनली इंप्लीमेंट एक ही कॉन्सेप्ट से होती हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फाइल हैंडलिंग। जब भी कोई प्रोग्राम यूजर का डेटा डिस्क में सेव करेगा, वो डेटा हमेशा इंटरनली फाइल के फॉर्म में सेव होगा। यस अर्पित, अगर आप कोई डेटाबेस भी यूज कर रहे हैं तो वो डेटाबेस भी इंटरनली क्रिएट करता है फाइल्स। जैसे व्हाट्सएप फाइल्स क्रिएट करता है, जल्दी बताइए, करता है। जितने भी आपके चैट मैसेजेस हैं, जितने भी आपके वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, जो भी आप शेयर करते हैं, वो सब आपके मोबाइल पे और जिसको सेंड करा है उसके मोबाइल पे फाइल के फॉर्म में सेव रहते हैं। इन्हीं फाइल्स का, इसी डेटा का फिर व्हाट्सएप बैकअप लेकर अपने सर्वर पे उसे कर लेता है सेव। तो जब भी हमें डेटा को परमानेंटली सेव करना होगा, हम हमेशा यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग, क्योंकि मुश्किल होती है ना अर्पित। अभी नोटिस करिए, आपने डेटाबेस पढ़ा हुआ है? डेटाबेस प्रोग्रामिंग करी हुई है आपने? आइडिया है? तो अगर मुझे एक टेबल में से कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, तो आप मुझे बताइए, मुझे लूप वूप लगाना पड़ेगा कि नहीं? एसक्यूएल में बिल्कुल गलत, नहीं लगाना पड़ेगा। मैं सीधे एक डिलीट कमांड लिखूंगा और डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यही काम फाइल में करने को कहा जाए तो आपको लूप लगाना पड़ेगा, अपना खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क। आ रही है बात समझ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए फाइल हैंडलिंग को आसान बना देता है। आपको पता भी नहीं चलता कि अंदर फाइल हैंडलिंग लगी हुई है। आपका काम इजी हो जाता है, आपका काम सिंपल हो जाता है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग और आपके बीच में डेटाबेसेस आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, राइट? तो अगर मेरे पास डेटाबेस की फैसिलिटी अवेलेबल है तो मैं डेटाबेस यूज कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी हर काम के लिए हम डेटाबेस यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए फाइल हैंडलिंग ही यूज होगी। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ूं? गुड। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग क्या है इसके बारे में पॉइंट्स लिख दूं मैं।
ताकि आप लोगों को क्लियर हो। फाइल हैंडलिंग is a mechanism using which a programmer can save the data मतलब values stored inside variables, comma, arrays and structures. Values stored inside variables, arrays and structures permanently in the secondary memory so that this data can be used. वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? तो जिन लोगों को ब्रेक लग रही है आप लोग प्लीज लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए। so that this data can be used upon next execution. आपका प्रोग्राम जब नेक्स्ट टाइम रन हो ये डेटा आपको अवेलेबल हो सके, इसके लिए जरूरी है कि इस डेटा को आप सेव करें इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक, नेक्स्ट, एप्लीकेशंस वेयर फाइल हैंडलिंग इज यूज्ड। वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहां फाइल हैंडलिंग यूज की जाती है? तो ध्यान से सुनिएगा, किन एप्लीकेशंस में हम फाइल हैंडलिंग को यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो अगर उन एप्लीकेशंस की लिस्ट लिखी जाए कुछ की जो इसे यूज करती हैं, तो नंबर 1 आपके मोबाइल का एड्रेस बुक, ये फाइल हैंडलिंग यूज करता है। नंबर 2 चैट एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, ये फाइल हैंडलिंग यूज करती हैं। ठीक, इवन आपके मोबाइल का कॉल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको कॉल्स जो आपने करे हैं, कॉल्स जो मिस हुए हैं, जो कॉल्स रिसीव हुए हैं, उसका डेटा दिखता है। 2 दिन पुराना डेटा भी दिखता है, राइट। एक लिमिट होती है, उतना डेटा तो वो 2 दिन तक भी मेंटेन करते हैं, राइट। देन जितने गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, राइट, वो फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं यूजर का स्कोर सेव करने के लिए, गेम की स्टेट सेव करने के लिए। इन सब में इंटरनली फाइल हैंडलिंग यूज होती है। स्नेहिल का डाउट है फाइल हैंडलिंग ये सर्वर पे भी यूज होती है क्या? बिल्कुल, जहां जरूरत पड़ेगी डेटा को परमानेंट सेव करने की, वहां फाइल हैंडलिंग यूज होगी, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, बट होती जरूर है। बिना फाइल हैंडलिंग के आपका डेटा कभी भी परमानेंटली सेव नहीं होता है। इवन क्लाउड में भी जब डेटा सेव होगा तो हर चीज इंटरनली कन्वर्ट होगी फाइल्स में। ये अलग बात है कि कुछ एप्लीकेशंस आपका फाइल से डायरेक्ट इंटरेक्शन बचा लेती हैं, आपको डायरेक्टली फाइल्स नहीं दिखती, आप उन एप्लीकेशंस के थ्रू अपना डेटा स्टोर करते हैं और वो एप्लीकेशंस आपके डेटा को इंटरनली स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल। समझ आ रही है बात? आ रहा है? जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपको फाइल नहीं दिखती है, बट आपके जितने भी चैट मैसेजेस हैं वो सब फाइल के फॉर्म में व्हाट्सएप के अंदर सेव होते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कौन सा डेटाबेस यूज करता है आपके मोबाइल में? व्हाट्सएप आपके मोबाइल में कौन सा डेटाबेस यूज करता है? तो जवाब है व्हाट्सएप आपके मोबाइल में SQLite नाम का डेटाबेस यूज करता है। आप सभी के मोबाइल में SQLite नाम का एक डेटाबेस होता है, जो बहुत नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही लाइट वेट डेटाबेस है और खुद ये डेटाबेस सी लैंग्वेज में बनाया गया है। मजेदार बात आपको बताऊं, खुद ये डेटाबेस सी लैंग्वेज में डिजाइन करा गया है और ये डेटाबेस क्या यूज करता है? ये खुद डेटाबेस यूज करता है फाइल हैंडलिंग। लेकिन आपको कभी नहीं फील होता इस डेटाबेस पे इंटरेक्ट करते वक्त कि आप फाइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेक्शन ये डेटाबेस आपके लिए इतना सिंपल कर देता है। सो जहां भी डेटा परमानेंट सेव होगा, अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिए, वहां ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे जरूर यूज हो रही होगी फाइल हैंडलिंग। समझ आया सबको? पॉइंट क्लियर हुआ? तो ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, अगर हम लिस्ट लेने बैठे हैं तो आज का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। अब आपको मैंने हिंट दे दिया है, अब आपके दिमाग में बात आ गई है कि जहां भी आपको ऐसा लगे कि जो मैंने डेटा प्रोवाइड करा था वो डेटा सेव हो रहा है परमानेंट, तो दैट मीन्स वहां फाइल हैंडलिंग लगी है। एटीएम में लगी है? आप बताओ। बैंक में लगी है, एटीएम में लगी है, आपके ट्रांजैक्शन सेव होते हैं,
बिल्कुल होते हैं, और आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिट्रीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एटीएम में, बैंक में, सब में डेटाबेस लगा हुआ है, लेकिन जहां डेटाबेस लगा है वहां मान के चलिए इंटरनली फाइल हैंडलिंग यूज हो रही है, क्योंकि हर डेटाबेस खुद आपका डेटा सेव करता है विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। नॉट ओनली सी, दूसरी लैंग्वेजेस में भी होती है मनीष फाइल हैंडलिंग। सी इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस जिसमें फाइल हैंडलिंग यूज की जाती है। आप इंटरनली जावा में भी फाइल हैंडलिंग आप करते हैं, आप डॉटनेट में भी फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं। दुनिया की हर लैंग्वेज आपको फाइल हैंडलिंग करने की फैसिलिटी देती है। ठीक है, चलें आगे। चले, ये तो हो गई ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब हमें मुद्दे की बात करनी है, ये टॉपिक सी में कैसे अप्लाई होता है। हाउ सी लैंग्वेज सपोर्ट्स फाइल हैंडलिंग। जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है प्रोजेक्ट की, वो कैसे फाइल हैंडलिंग को सपोर्ट करती है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन कुंदन जिस एप्लीकेशन में डेटा परमानेंटली आपको सेव नहीं करना है, आपने इतने सारे प्रोग्राम बनाए, कहां यूज हुई फाइल हैंडलिंग बताओ। ये सारे एप्लीकेशंस बिना फाइल हैंडलिंग के काम कर जाएंगे। कोई म्यूजिक प्लेयर बना लीजिए आप, उसमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर आप प्लेलिस्ट सेव नहीं करने देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं बस गाना प्ले हो और एप्लीकेशन बंद हो जाए गाना प्ले करके, हमें नहीं सेव करनी उसकी प्लेलिस्ट, हमें नहीं सेव करने गाने परमानेंटली किसी प्लेलिस्ट के अंदर, वहां बिना फाइल हैंडलिंग के काम कर सकते हैं। चलिए, हाउ सी लैंग्वेज सपोर्ट्स फाइल हैंडलिंग। अब अपन इस मुद्दे पे आते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा, क्योंकि ये बेस तैयार हो रहा है आपके प्रोजेक्ट का। ये टॉपिक वीक रह गया तो यकीन मानिए प्रोजेक्ट में एक मॉड्यूल नहीं बनेगा, एक मॉड्यूल, है ना। तो यहां से बहुत ध्यान से सुनना और समझना शुरू करिएगा। अब सी लैंग्वेज में हम फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग करने के लिए गौर से सुनिएगा, सी आपको एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर देती है। सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक बना बनाया स्ट्रक्चर देती है। आप सबने सी में स्ट्रक्चर यूज करा है? फटाफट बोलिए, आप सबने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर यूज करा है? बिल्कुल करा होगा, राइट। बस आपने जितने स्ट्रक्चर यूज करे उन्हें आपने डिक्लेयर करके यूज करा ना। याद करिए, नॉर्मली आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं और फिर आप उस स्ट्रक्चर को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। इवन आप में से कुछ लोगों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बहुत यूज होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं। लेकिन उसमें भी रिकॉल करिए, स्ट्रक्चर पहले बनाते तो आप है ना, फिर तो आप उस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। करेक्ट, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल, पहले स्ट्रक्चर आप बनाते हैं फिर आप स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आज पहला दिन है जब आप एक बना बनाया स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसने आपको बनाकर दिया? ये स्ट्रक्चर आपको बनाकर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने दिया, राइट। सी लैंग्वेज आपको स्ट्रक्चर बनाकर देती है। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर का नाम है FILE फाइल। FILE फाइल। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 1, if we want to develop file handling based applications, if we want to develop file handling based applications, then we have to use a predefined structure given by C language, or we can say compiler, called as FILE। और गौर करिएगा ये कैपिटल लेटर्स में ही है। ध्यान दिया आपने मेरी बात पे? ये जो फाइल नाम है ये कैपिटल में ही लिखना है। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है क्या? सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसलिए सी ने आपको जो स्ट्रक्चर बना कर दिया है उसका नाम कैपिटल लेटर्स में है FILE फाइल, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड कहां है? तो दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द हेडर फाइल stdio.h। ये स्ट्रक्चर stdio.h हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। वही stdio.h
जिससे आप printf scanf का सपोर्ट पाते हैं, जो आपको printf scanf की डिक्लेरेशंस देती है, जो आपको f-flush का डिक्लेरेशन देती है, उसी हेडर फाइल stdio.h में एक डिक्लेरेशन और है जो इस बने बनाए स्ट्रक्चर का है, जिसका नाम होता है file फाइल स्ट्रक्चर। आ रही है बात समझ में? अब थर्ड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। Whenever we deal with files in C programming language, जब भी हम C में फाइल से डील करते हैं, then we always, ये स्टेप आप कभी चेंज होता हुआ नहीं देखेंगे, we always create a pointer of the type file। आपका सबसे पहला काम होगा, आप इस फाइल टाइप का अपने प्रोग्राम के अंदर पॉइंटर डिक्लेयर करें, राइट? पॉइंटर क्यों डिक्लेयर करें, उसका कारण लॉजिकली सोचिए, आपके समझ में आ जाएगा। इसलिए डिक्लेयर करें क्योंकि फाइल कोई वेरिएबल नहीं है। जो कंप्यूटर में फाइल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो आपके कंप्यूटर में फाइल है वो कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो फाइल का एक एड्रेस है। और सेट नहीं 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 देखो, दो फाइल हैं, ध्यान से सुनो। एक फाइल नाम का स्ट्रक्चर है, सुनिएगा ध्यान से, एक फाइल नाम का स्ट्रक्चर है, ओके, और एक आपके हार्ड डिस्क पे रखी हुई फाइल है। आ रही है बात समझ? एक आपके हार्ड डिस्क पे रखी हुई फाइल है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझने की कोशिश करिए आप। इमेजिन करिए, ये मेरे पास मेरे कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव है। इस डी ड्राइव के अंदर कुछ गाने हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं सॉन्ग्स का फोल्डर ओपन कर रहा हूं। इस डी ड्राइव के अंदर ये सॉन्ग्स नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर एक गाना है, मान लीजिए डिस्ट्रॉय, सपोज करिए। ये गाना अपने आप में एक फाइल है कि नहीं है? ये गाना अपने आप में एक फाइल है, destroy.mp3, ये एक फाइल है ना, राइट? अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इस destroy.mp3 फाइल पे कुछ करना चाहता हूं, तो मुझे पहले इस mp3 फाइल को मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, इस फाइल को रैम में लेकर आना पड़ेगा। और जब कोई चीज रैम में आती है तो उसका कुछ एड्रेस बनता है, उसका कुछ एड्रेस बनता है। वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताइए, ये जो destroy.mp3 गाना है, क्या ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है? जल्दी बोलिए, क्या ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है? नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? destroy.mp3 नाम की बात नहीं कर रहा हूं। डोंट थिंक कि मैं आपसे destroy.mp3 के नाम के लिए पूछ रहा हूं क्या वो स्ट्रिंग है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो म्यूजिक फाइल है, ये जो गाना है, क्या इसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या इसमें इंटीजर स्टोर्ड है? आप बोलेंगे नहीं सर। इसके अंदर बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर्ड है। तो बाइनरी के लिए क्या हमारे पास कोई डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में? नहीं है। उसे हैंडल करने के लिए हमको सी ने क्या प्रोवाइड करा है? हमको सी ने एक पॉइंटर प्रोवाइड करा है। जो पॉइंटर किस टाइप का होना चाहिए? वो पॉइंटर होना चाहिए फाइल टाइप का, FILE, फाइल टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में आप सबको? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा, आप इस फाइल टाइप का पॉइंटर बनाएंगे। चाहे आप कैसी भी फाइल से डील करें, चाहे आप कैसी भी फाइल से डील करें। अगर आपको लग रहा है सर ये तो गाना है, मान लीजिए वीडियो की फाइल होती, तो वीडियो फाइल होती तब भी आप फाइल का पॉइंटर बनाएंगे। MP3 फाइल होती तब भी आप फाइल का पॉइंटर बनाएंगे। और तो और, अगर आपके पास ऐसी कोई फाइल है, एवरीवन वॉच वेरी केयरफुली और पहचानने की कोशिश करिएगा, जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं ये क्या है? ध्यान से देख के बताइएगा। कैन यू टेल मी, ये मैंने आपके सामने क्या ओपन करा है? जल्दी बोलिए, ये कौन है? ये जावा का प्रोग्राम है। अगर मुझे इस जावा के प्रोग्राम को भी अपने सी लैंग्वेज से हैंडल करना है, मैनिपुलेट करना है, कुछ भी करना है XYZ, तो इस फाइल को भी, ये भी एक फाइल ही है ना, ये जो मैं आपके सामने मूव कर रहा हूं ये एक फाइल ही है ना, इस फाइल का भी मुझे बनाना पड़ेगा पॉइंटर। यानी सबसे पहला काम जो एज अ डेवलपर आपको करना है, वो आपको फाइल का बनाना है पॉइंटर। एक पॉइंटर कितनी फाइल पे काम कर सकता है? एक पॉइंटर एक फाइल पे काम कर सकता है। एक साथ 4 फाइलों पे काम करना पड़े तो 4 पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। एक साथ 4 फाइलें चाहिए, 4 पॉइंटर्स आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबकी डेटा टाइप फाइल होगी जी, सबकी डेटा टाइप FILE फाइल होगी। जल्दी बोलिए, पहला इंट्रोडक्शन समझ में आया? फाइल लर्निंग का पहला स्टेप क्लियर हुआ? आपको हमेशा
एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है ऑफ टाइप फाइल। ठीक है, कैसे डिक्लेयर होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। FILE आप लिखेंगे। अगेन क्या कैपिटल में लिखना पड़ेगा? बिल्कुल कैपिटल में लिखना पड़ेगा। पॉइंटर की पहचान स्टार का सिंबल होता है, तो इसके बाद स्टार लगेगा। स्टार के बाद आप अपने पॉइंटर का नाम दे दें। मैंने अपने पॉइंटर का नाम दिया है FP। मैंने अपने पॉइंटर का नाम दिया है FP। FP नाम देना पड़ेगा, कोई और नाम नहीं चलेगा? चलेगा, कुछ भी चलेगा, ABCD जो देना है दे दीजिए। मैं FP दूंगा ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आपको याद रहे। FP स्टैंड्स फॉर फाइल पॉइंटर। इसका मतलब एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में हमारे कंप्यूटर की किसी भी फाइल को ये पॉइंटर रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोलते हैं? हमारे प्रोग्राम में हमारे कंप्यूटर की किसी भी फाइल को रिप्रेजेंट, उसका प्रतिनिधित्व ये पॉइंटर करेगा आपके प्रोग्राम में। यानी अगर हमें कुछ भी करना है तो इस पॉइंटर पे करना पड़ेगा। यस, आपको कुछ भी करना है तो आपको इस पॉइंटर पे करना पड़ेगा। क्या क्या कर सकते हैं वो अभी आपको समझाऊंगा मैं। क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। बस इतना याद रखिएगा, ये नॉर्मल पॉइंटर नहीं है। एक नॉर्मल पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं ना? उसमें से आप कुछ माइनस कर सकते हैं, उसमें कुछ प्लस कर सकते हैं, वो सब इस पे नहीं कर सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट न करें कि सर मैं इसको FP प्लस प्लस कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंटर के ऊपर प्लस प्लस माइनस माइनस ये सब नहीं चलते हैं। तो फिर इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करेंगे फंक्शंस की मदद से। इसको हैंडल करेंगे हम फंक्शंस की हेल्प से। सी ने हमें फंक्शंस बनाकर दिए हैं जो हमारे लिए इस पॉइंटर पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देंगे। ये एक साधारण पॉइंटर नहीं है। हालांकि साइज इसकी मैं याद दिला दूं आपको, टर्बो पे 2 बाइट और GCC पे कितनी? GCC पे 4 या 8 बाइट होगी डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर वर्जन। है ये एक नॉर्मल पॉइंटर ही, लेकिन इसके ऊपर करे गए ऑपरेशंस नॉर्मल नहीं है। आप एक रेगुलर पॉइंटर की तरह इसको हैंडल नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देता हूं इसके स्पेशल होने का। आप एक नॉर्मल पॉइंटर को अपनी तरफ से इनिशियलाइज करते हैं ना एड्रेस लगाकर किसी वेरिएबल के साथ। अगर आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो आप उसमें एड्रेस डालने के लिए लिखते हैं एड्रेस ऑफ ए। आप इसको वैसे भी इनिशियलाइज नहीं करेंगे। हालांकि आप भी समझ रहे होंगे, आना तो इसमें एड्रेस ही है ना। अगर पॉइंटर है तो अपना धर्म तो नहीं बदल देगा, धर्म तो इसका यही है कि ये एड्रेस रखे, राइट? इसका फर्ज तो यही है कि ये एड्रेस रखे। बट इसको एड्रेस हम लोग असाइन नॉर्मल वे में नहीं करेंगे। हम इसको एड्रेस भी असाइन स्पेशल वे में करेंगे। कौन करेगा? फंक्शन करेगा। कुछ भी करना इस पे कौन करेगा? फंक्शन करेगा। यस, फंक्शन प्री डिफाइंड है मनीष, हमें नहीं बनाने। सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, हमें बस उन फंक्शंस के नाम याद रखने हैं। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? हमें बस उन फंक्शंस के नाम याद रखने हैं। आ रही है बात समझ? धीरे धीरे वो सारे फंक्शंस हम कवर अप करेंगे जो हमें इस पॉइंटर से इंटरैक्ट करने में हेल्प करेंगे। और उन सभी फंक्शंस की खास बात क्या है? उन सभी फंक्शंस की खास बात है सबका नाम F से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? F से शुरू होता है। उस पर डील करने वाले सारे फंक्शन का नाम F से स्टार्ट होता है। तो नाम F से क्यों स्टार्ट करा सी की डेवलपमेंट टीम ने? ताकि आपको याद रहे कि ये फाइल से डील करने वाले फंक्शंस हैं। ऑल देयर नेम्स बिगिन विद F और सब के सब एक ही हेडर फाइल में रहते हैं। सब के सब एक ही हेडर फाइल में रहते हैं। कौन सी? यही हेडर फाइल जहां ये फाइल पॉइंटर रहता है, दैट इज stdio.h। ठीक, कुछ ओवरव्यू लगा आपको फाइल हैंडलिंग की कोडिंग कैसे होती है? ठीक है, मतलब बहुत सिंपल बोले तो 2 ही स्टेप्स हुए इसका मतलब। मेजर मेजर, हाँ मेजर मेजर 2 ही स्टेप हुए। एक पॉइंटर बनाओ और फिर उसके लिए फंक्शंस कॉल करते जाओ जो भी तुम्हें ऑपरेशन करना है। बस आपको थोड़ा सा दूध बादाम खा के फंक्शन के नाम याद रखने पड़ेंगे। सही कह रहा हूं? थोड़ा सा दूध बादाम खा के याददाश्त को दुरुस्त रखकर फंक्शंस के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बस उतना ही है, लॉजिक कम है, नाम ज्यादा याद रखने पड़ेंगे आपको। क्योंकि हर काम के लिए कौन हेल्प करेगा? हर काम के लिए हेल्प करेगा फंक्शन। स्टार्ट करें, बढ़े आगे। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये तो समझ में आ गया फाइल हैंडलिंग टॉपिक की शुरुआत हमें कोडिंग में कैसे करनी है। तो जवाब है पॉइंटर बना के करनी है। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो डिपेंड करता है हम किस तरीके का काम अपने प्रोग्राम में करना चाहते हैं। तो मैं जो आपको पहला प्रोग्राम बनवाऊंगा वो अपने प्रोग्राम के थ्रू हार्ड डिस्क पे एक फाइल क्रिएट करना सिखाऊंगा। और उस फाइल के अंदर हम कुछ डेटा राइट करेंगे, कुछ डेटा सेव करने का काम करेंगे। तो अब हमें सीखना है। मत लीजिए मैं आप पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, ये सब कुछ पोस्ट कर दूंगा मैं, आप तो बस सुनते चलिए और जरूरी बातें नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे।
ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टेप्स। तो गौर से देखिए, आपके सामने दो कॉलम्स हैं, आपके सामने मैंने दो कॉलम्स ड्रॉ करे। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम है उस पे मैं लिखूंगा सूडो कोड। सूडो कोड समझते हैं? सूडो कोड समझते हैं? सूडो कोड मतलब प्लेन इंग्लिश में स्टेप्स। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेन इंग्लिश में स्टेप्स लिखूंगा। किस बात के स्टेप्स लिखूंगा? मैं स्टेप्स लिखूंगा फॉर राइटिंग एंड सेविंग डेटा इन द फाइल। अगर आपको अपने सी प्रोग्राम से फाइल में डेटा राइट और सेव करना है तो वो आप कैसे करेंगे, उसके प्लेन इंग्लिश में यहां स्टेप्स होंगे। और इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सी लैंग्वेज का कुछ कोड होगा। इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोड होगा, तो राइट साइड पे मैं इसका कोड लिखूंगा। तो आपको दोनों चीजें समझ में आएंगी, क्या करना है, कैसे करना है। दोनों बातें क्लियर है ना? क्या करना है वो सूडो कोड बताएगा, कैसे करना है वो कोड बताएगा। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर। जब भी फाइल लर्निंग करनी है, जो शुरुआत होगी, जो पहला स्टेप एज अ कोडर आप करेंगे वो होगा डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर। कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो कोडिंग कहती है ऐसे डिक्लेयर करेंगे, फाइल पॉइंटर एफपी। ठीक है, कुछ भी नाम चलेगा, मैंने नाम एफपी दिया है। ठीक है, आप ये पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है? याद करिए, पॉइंटर बाय डिफॉल्ट कहां पॉइंट करता है? गार्बेज पे। ये भी बाय डिफॉल्ट गार्बेज पे पॉइंट कर रहा है। ये कहीं पॉइंट कर ही नहीं रहा है जब तक आप इसको एड्रेस असाइन ना करें। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप है एक फाइल क्रिएट करना और इस पॉइंटर को उस फाइल से कनेक्ट करना। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करना, सुनिएगा ध्यान से। हाँ बिल्कुल नल कर सकते हैं अर्पित, बिल्कुल कर सकते हैं नल। एक पॉइंटर क्रिएट करना, और सॉरी एक फाइल क्रिएट करना और फाइल को एफपी के साथ कनेक्ट करना। तो हमारा सेकंड स्टेप होगा क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, ऑन द डिस्क एंड कनेक्ट द पॉइंटर विद इट। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये नई फाइल हम लोग क्या विंडोज में जाकर बनाने वाले हैं जैसे नॉर्मली फाइल बनाते हैं? जी नहीं, ये नई फाइल आप यहीं बैठ के बनाएंगे। यहीं बैठकर मतलब अपने प्रोग्राम के थ्रू। यस, अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो सी में इतनी पावर है कि सी हमारे लिए हार्ड डिस्क पे एक फाइल क्रिएट कर दे। बिल्कुल, सी में जबरदस्त पावर है। सी जो चाहे वो कर दे। फाइल क्रिएट करना तो बाएं हाथ का काम है सी का, राइट? तो सी की मदद से आप अपनी डिस्क पे फाइल क्रिएट करवा सकते हैं और उस फाइल को अपने पॉइंटर से आपको करवाना है कनेक्ट। अब ये काम कौन करता है? ऑफ कोर्स इस काम के लिए फंक्शन होगा, जैसा मैंने आपसे कहा। यस, इस काम के लिए फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कैसे यूज होता है, ध्यान से देखिए। फंक्शन का नाम होता है एफ ओपन। फंक्शन का नाम होता है एफ ओपन और इस फंक्शन को पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में हम फाइल का नाम पास करते हैं। डबल कोट्स में करना पड़ता है, यस, क्योंकि इसका आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग है। सी की भाषा में बोलूं तो कैर पॉइंटर। और आपको पता होगा जहां कैर पॉइंटर यूज होगा वहां इसका मतलब डबल कोट में ही डेटा जाएगा। जहां कैर पॉइंटर यूज होगा वहां डेटा डबल कोट में ही जाएगा, राइट? तो इसका आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग है। ओके, तो इमेजिन करिए मैंने यहां पर लिखा सचिन डॉट टी एक्स टी। ध्यान दीजिएगा अब क्या हो रहा है इस लाइन से, तो ध्यान से सुनना। इस लाइन से बहुत सारे काम हो रहे हैं। सबसे पहला काम एफ ओपन फंक्शन, जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सवाल है कहां से एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम? तो आप याद करिए जब आप कोड ब्लॉक्स आईडी यूज करते हैं तो आपने ई ड्राइव में एक फोल्डर बनाया था। मैंने एक फोल्डर बनाया था ऑनलाइन सी प्रोजेक्ट। उस ऑनलाइन सी प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया, फर्स्ट प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम बनाया। मैं उस लोकेशन की बात कर रहा हूं। तो हमारा प्रोग्राम इस समय, मेरे पर्टिकुलर केस की बात करूं तो मेरा प्रोग्राम इस समय ई ड्राइव में ऑनलाइन सी प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर के थ्रू रन हो रहा है, जिस फोल्डर का नाम शायद माय थर्ड ऐप, माय फर्स्ट ऐप, माय सेकंड ऐप, ऐसा कुछ है। तो एफ ओपन फंक्शन जो आपकी करंट लोकेशन है, हमारी करंट लोकेशन हमारा प्रोजेक्ट है, उस करंट लोकेशन पे जाएगा और दो में से एक काम करेगा। पहला काम क्या होगा? सर्च करेगा कि क्या सचिन डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अगर सचिन डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये उस फाइल को रिप्लेस कर देगा एक नई सचिन डॉट टीएक्सटी फाइल से। और अगर सचिन डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है
तो वो ये एक नई फाइल आपके लिए क्रिएट कर देगा। आई रिपीट, एफ ओपन फंक्शन आपसे आर्गुमेंट में एक फाइल लेगा, आपके करंट लोकेशन पे इस फाइल को सर्च करेगा। अगर ये फाइल मिल गई तो बिना सोचे समझे सीधा फाइल को रिप्लेस कर देगा, उस फाइल को हटा देगा, नई फाइल क्रिएट कर देगा। और अगर नहीं मिली तो आपके लिए एक ब्रांड न्यू फाइल बनाएगा। लेकिन ऐसा ये तब करेगा जब आप इसको एक आर्गुमेंट और देंगे। मतलब ये 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन है जी, ये 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन है। तो इसका सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है? इसका सेकंड आर्गुमेंट होता है MODE मोड। आई रिपीट, इसका सेकंड आर्गुमेंट होता है MODE मोड। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है, ये हमसे ये जानना चाहता है हम क्या करना चाहते हैं फाइल पे। क्या करना चाहते हैं मतलब, क्या करना चाहते हैं मतलब सी लैंग्वेज में फाइल में आप 3 तरह के काम कर सकते हैं। 3 तरह के काम क्या क्या है? आप फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं, आप फाइल में डेटा रीड कर सकते हैं, और आप डेटा अपेंड कर सकते हैं। या तो फाइल में डेटा राइट करा जा सकता है वाया सी, या तो फाइल से डेटा पढ़ा जा सकता है, और या तो फाइल में पुराना डेटा डिस्टर्ब करे बिना नया डेटा जोड़ा जा सकता है, जिसे प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलते हैं अपेंड करना। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है एफ ओपन? तो जवाब है बाय डिफॉल्ट ये कुछ नहीं करता है, आपको बताना पड़ता है क्या करें। तो हम तो इस समय नई फाइल बनवाना चाहते हैं, तो हम इससे क्या बोलेंगे? तो हम नई फाइल बनवाना चाहते हैं तो हम यहाँ मोड में बोलेंगे डबल कोट्स में W। क्या डबल कोट लगाना जरूरी है अगर एक लेटर W पास हो रहा है तब भी? जी हाँ, डबल कोट लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके दोनों आर्गुमेंट कैर पॉइंटर हैं। अगर इसके दोनों आर्गुमेंट कैर पॉइंटर हैं तो आपको दोनों ही चीजें पास करनी पड़ेंगी डबल कोट्स के अंदर। तो W केस सॉरी, W केस सेंसिटिव है, यस W केस सेंसिटिव है, लोअर केस में ही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब फिर से इस पूरी लाइन का मतलब समझिए। अगर कोई पूछता है जो सेकंड लाइन लिखी है समझाओ क्या कर रही है, तो आप बोलेंगे ये सेकंड लाइन एक फंक्शन कॉल कर रही है जिसका नाम है एफ ओपन। ये फंक्शन कहां से आया? ये फंक्शन प्री डिफाइंड है, ये आया फ्रॉम द हेडर फाइल stdio.h। कितने आर्गुमेंट लेता है ये फंक्शन? ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करता है फाइल का नाम, दूसरा आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करता है फाइल का MODE मोड। ओके, पहले मोड समझ लेते हैं। मोड क्या करता है? मोड ये डिसाइड करता है कि एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा। अगर मोड W होता है तो एफ ओपन फंक्शन फाइल आपके लिए क्रिएट करता है। अगर यही मोड W की जगह R होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यही मोड W की जगह R होता तो एफ ओपन फंक्शन फाइल बनाता नहीं। अगर फाइल होती तो उसे मेमोरी में लोड कर देता। अगर यही मोड W की जगह R होता, R फॉर रीड, तो फिर आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये आपके लिए फाइल बनाएगा। ये फाइल ऑटोमेटिकली ओपन करके रीडिंग की फैसिलिटी आपको देगा। अगर W लिखते हैं तो ही ये आपके लिए फाइल क्रिएट करता है। हाँ, मैं लिख देता हूं, मैं सारे पॉइंट लिख देता हूं, पहले आप सुन लीजिए। अब अगला पॉइंट आता है ये फाइल बनाएगा कहां, किस जगह पर फाइल क्रिएट करेगा? तो जवाब है ये फाइल क्रिएट करेगा जहां से आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, उस डिफॉल्ट लोकेशन पे। तो हमारा प्रोग्राम तो ई ड्राइव में किसी फोल्डर में रन हो रहा है, तो क्या ये फाइल ई ड्राइव के उस फोल्डर में जाकर बनाएगा जहां से प्रोग्राम रन हो रहा है? जी हाँ, ये फाइल ई ड्राइव के उस फोल्डर में बनाएगा। अब अगला डाउट, मुझे नहीं बनवाना ई ड्राइव में, मैं तो चाहता हूं ये फाइल सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं और बने। तो आपको फिर उसका पाथ करना पड़ेगा मेंशन। पाथ कैसे देते हैं? पाथ देने के लिए अपनी फाइल के पहले आप मेंशन करिए ड्राइव का नाम। मैं चाहता हूं डी ड्राइव में फाइल बने, तो ड्राइव का नाम डबल बैकस्लैश और फिर आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। क्या इस ड्राइव के किसी फोल्डर में हम sachin.txt बना सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो फोल्डर होना चाहिए। ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि एफ ओपन उस फोल्डर को बना देगा। तो अगर मैंने कहा D:\भोपाल $sachin.txt, तो इससे क्या होगा? तो इसका मतलब ये है सी लैंग्वेज ये एज्यूम करके चल रही है कि हमारे कंप्यूटर की डी ड्राइव में एक फोल्डर अवेलेबल है। क्या नाम है उस फोल्डर का? उस फोल्डर का नाम है भोपाल। तो सी लैंग्वेज डी ड्राइव के भोपाल फोल्डर में जाएगी और भोपाल फोल्डर में जाकर sachin.txt को क्रिएट करेगी। अच्छा, भोपाल फोल्डर नहीं हुआ डी ड्राइव में, तो अगर भोपाल फोल्डर नहीं हुआ तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। ऑपरेशन फेल हो जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा एफपी में नल देखकर। जब जब एफ ओपन अपना काम नहीं कर पाता है,
वो हमेशा रिटर्न करता है NULL नल। आई रिपीट, जब जब एफ ओपन अपना काम नहीं कर पाता है वो हमेशा रिटर्न करता है NULL नल। और अगर एफ ओपन अपना काम कर लेता है तब, अगर एफ ओपन अपना काम कर लेता है तो फाइल को मेमोरी में लोड करता है और उस फाइल का मेमोरी एड्रेस आपके FP पॉइंटर में रिटर्न करता है। आई रिपीट, अगर एफ ओपन अपना काम कर लेता है तो फाइल को मेमोरी में लोड करता है और उस फाइल का मेमोरी एड्रेस आपके FP पॉइंटर में रिटर्न करता है। अगला डाउट, ये डबल बैकस्लैश क्यों लगा रखे हैं हमने? D:\\, भोपाल, सचिन। तो आप याद करिए अपने सी के इनिशियल लेक्चर्स, सी में जो सिंगल बैकस्लैश होता है वो एस्केप सीक्वेंस में गिना जाता है। अगर आपको बैकस्लैश को एज बैकस्लैश यूज करना है तो हमने सी के शुरुआती दिनों में पढ़ा था, आपको उसके लिए यूज करना पड़ता है डबल बैकस्लैश। अगर आप सिंगल बैकस्लैश यूज करेंगे तो भी कोड फेल हो जाएगा, ऑपरेशन फेल हो जाएगा और एफ ओपन आपको रिटर्न करके दे देगा नल। इसलिए बी वेरी क्लियर, पाथ सेपरेटर यहाँ पर डबल बैकस्लैश ही होता है। अब इस पूरे के स्टेप्स में लिख देता हूं और डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं हो क्या रहा है यहाँ पर। फाइल की साइज रैम की साइज से बड़ी हो, अरे बाप रे बाप, अभी फाइल में कुछ लिखा ही नहीं है गौरव, तो रैम की साइज से बड़ी कैसे हो जाएगी बेटा? और 8 GB 10 GB की फाइल को ऑपरेट ऐसे थोड़ी कर लोगे तुम इतनी आसानी से, राइट? हाँ, अब एक्सटेंशन की बात भी कर लेता हूं। एक्सटेंशन गौर से सुनिए, ये जो एक्सटेंशन मैंने अपनी तरफ से प्रोवाइड करा है ये सिर्फ इसलिए करा है ताकि विंडोज में जाकर जब आप इस फाइल को देखें तो आपको नोटपैड का आइकन इस फाइल पे नजर आए। आई रिपीट, ये जो एक्सटेंशन मैंने प्रोवाइड करा है ये मैंने सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करा है कि जब आप विंडोज में जाकर इस फाइल को देखें तब आपको नोटपैड का आइकन इस फाइल पे नजर आए। गौर करिएगा, अगर आपको लगता है सर TXT नहीं लगाया तो, अगर आपने TXT एक्सटेंशन नहीं लगाया, सिर्फ सचिन नाम दिया यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट फाइल पे कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। फिर याद करिए विंडोज में आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा, जब आप किसी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो विंडोज आपको बोलती है कौन से सॉफ्टवेयर से इस फाइल को ओपन करना है, वो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करो। एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, खूब सारे प्रोग्राम्स के नाम दिखने लगते हैं उसमें। ऐसा ही हमारे साथ भी होगा अगर हमने एक्सटेंशन नहीं दिया। अच्छा, अगर हमने एक्सटेंशन HTML दे दिया तो क्या होगा? अगर मैंने एक्सटेंशन HTML दे दिया तो इस पे ब्राउजर का आइकन आ जाएगा, फिर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ब्राउजर इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा। ये अलग बात है कि ब्राउजर इसके कंटेंट्स को HTML की तरह देखने की कोशिश भी करेगा। मैंने .mp3 एक्सटेंशन दे दिया तो क्या होगा? अगर मैंने सचिन .mp3 एक्सटेंशन दे दिया तो इस पे मेरे म्यूजिक प्लेयर का आइकन आ जाएगा, जो भी मेरे कंप्यूटर का डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर है। फिर डबल क्लिक करूंगा तो वो म्यूजिक प्लेयर इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा, ओपन कर नहीं पाएगा क्योंकि अल्टीमेटली इस फाइल में कोई गाना तो होगा नहीं, इस फाइल के अंदर तो हमने टेक्स्ट लिखा होगा। तो एक्सटेंशन का बस इतना ही रोल होता है। बिल्कुल सही, एक्सटेंशन का ध्रुव बस इतना ही रोल है। अच्छा, तो एक्सटेंशन हमने कुछ अलग दे दिया, अगर मैंने बोल दिया सचिन .abc, तब अगर आपने सचिन .abc कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस होगा ये, जब आप सचिन .abc एक्सटेंशन को जाकर विंडोज में डबल क्लिक करेंगे तो फिर विंडोज आपसे पूछेगी मुझे समझ नहीं आ रहा ये ABC एक्सटेंशन किस तरह का एक्सटेंशन है, आप बताइए इसे कौन सी एप्लीकेशन से ओपन करा जाए, सामने आपकी लिस्ट आ जाएगी। समझ आ रहा है? एक्सटेंशन का बस इतना ही रोल होता है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? समझ आया? आप जो मन चाहे वो एक्सटेंशन दे सकते हैं, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं इन सारे पॉइंट्स को लिख देता हूं। पहला पॉइंट, एफ ओपन क्या कर रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट, द अबव स्टेटमेंट will do the following. The above statement will do the following. अब following में क्या क्या आ रहा है? नंबर 1, it will go inside the folder Bhopal present in D drive and will search for a file called sachin.txt. पहला स्टेप क्लियर है सबको? जल्दी बोलिए, फर्स्ट स्टेप क्लियर? पहला स्टेप है फाइल को सर्च करा जाएगा, किस नाम से? उसी नाम से जिस नाम से आपने दिया है। स्टेप 2, इफ द फाइल इज नॉट फाउंड, अगर फाइल इस लोकेशन पे नहीं मिली तो क्या होगा? एरर आएगी।
क्या कहते हैं? गलत बात, गलत बात। क्यों नल आएगा? क्यों नल आएगा? डब्लू मोड दिया है मैंने, फाइल बन जाएगी। उल्टा सीधा कुछ भी बात जवाब देते हैं। हाँ, क्या सुन रहे हैं फिर आप सुबह सुबह? मैंने कहा अगर फाइल नहीं मिलेगी तो क्या एरर आएगी? आप कह रहे हैं हाँ नल आ जाएगा, एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी एरर? अगर फाइल नहीं मिली देन इट विल बी क्रिएटेड। क्यों क्यों क्रिएट हो जाएगी? इसलिए क्रिएट हो जाएगी क्योंकि आपका जो मोड है, बिकॉज द मोड इज W, आपका मोड W है। ठीक, अगर ये मोड R होता, इफ द मोड would have been R, then no file creation is done, तब फिर फाइल बनती नहीं है, लेकिन अभी बन रही है। ओके, स्टेप 3। अच्छा, अगर फाइल हुई तो क्या होगा? इफ द फाइल इज प्रेजेंट देन व्हाट विल हैपन? इफ द फाइल इज प्रेजेंट देन it will be overwritten, राइट? इरेज हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, whatever, it will be overwritten, जो भी आप समझें। अंदर का डेटा चला जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। It will be overwritten, right? Because the mode is W. यहां भी याद रखिए अगर R होता तो, if the mode would have been R, अगर ये मोड R मोड होता, then no overwriting would have taken place. No overwriting would have taken place and the same file would have been used. कोई ओवरराइटिंग नहीं होती और उसी फाइल को आपका प्रोग्राम यूज करता, अगर मोड वहां पर R होता तो। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वो भी यहीं लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दूं इन पॉइंट्स को। हाँ, मोड फॉर अपेंड मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी अपेंड की चिंता मत करें। अभी इनिशियली हमें जिन पे डील करना है उसकी चिंता कर लेते हैं। अभी इनिशियली डील करना है आपको W और R पे। अपेंड आएगा, मैं जरूर डिस्कस करूंगा अपेंड आपसे, बट सही समय पर, है ना? अभी 2 मोड समझिए, वो समझ में आ जाएगा तो अपेंड भी आ जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम, आफ्टर क्रिएटिंग द फाइल क्या करेगा F ओपन? द फंक्शन F ओपन विल लोड इट इन रैम। ध्यान दिया आपने? द फंक्शन F ओपन विल लोड इट इन रैम एंड विल रिटर्न, क्या क्या रिटर्न करेगा? उसके कंटेंट, उसका डेटा नहीं, उसका रैम एड्रेस, एंड विल रिटर्न इट्स रैम एड्रेस, जिसे कौन रखेगा? जिसे कौन रखेगा? जिसे रखने का काम करेगा हमारा पॉइंटर fp, which will be received by our pointer fp। अब इसका डायग्राम भी आप देख लो तो इमेजिनेशन आपकी थोड़ी ज्यादा बेटर होगी, कोड ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर मैं कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं। क्या 2 लाइनें? फाइल पॉइंटर fp, यस अदनान, करंट लोकेशन पे क्रिएट होगी, बताया तो मैंने। fp इज इक्वल्स टू f ओपन, और मान लीजिए मैंने यहां पर कहा कि मुझे डी ड्राइव में फाइल बनानी है data.txt के नाम से, और मोड मैंने दिया यहां पर W। इतने आर्गुमेंट्स मैंने पास करे। ध्रुव, W का मतलब है राइट, इसमें क्या डाउट है आप बताओ? अनम्यूट करो और पूछो, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? अनम्यूट करो ध्रुव फटाफट।
सर जो आपने वहाँ पे ओवर रिटन वाला बताया वो समझ नहीं आया सर, डब्ल्यू अगर वाला। फाइल पहले से हुई और आपने डब्ल्यू मोड यूज करा तो फाइल के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाएंगे, डेटा हट जाएगा फाइल में से, सिर्फ आप जो लिखेंगे वो रहेगा, पहले से जो सर डेटा रहा वो चला जाएगा। सर तो इससे एक्सटेंशन से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक्सटेंशन होगा, अरे तो एक्सटेंशन से ही तो फाइल पहचानी जाएगी, अगर एक्सटेंशन नहीं दोगे तो नई फाइल बनेगी। मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा डॉट टी नाम की फाइल ऑलरेडी है और यस आपने यहाँ पे डेटा बोला, डॉट टी नहीं लगाया, तो वो यस डेटा डॉट टी और ये डेटा अलग अलग फाइलें होंगी। वो ओके फाइल डिस्टर्ब नहीं होगी जिसका नाम डेटा डॉट टी है। ओके सर। आप जो ले रहे हो वो एक नई फाइल बन जाएगी। लेकिन अगर आपने भी डेटा डॉट टी नाम दिया और वहां भी डी ड्राइव में डेटा डॉट टी है, तो क्या एक लोकेशन पे सेम नाम की दो फाइल रह सकती हैं? बताओ ध्रुव, क्या एक लोकेशन पे दो नाम की, सेम नाम की दो फाइलें रह सकती हैं? अलाउड है? नहीं अलाउड है। तो फिर आपकी फाइल क्या करेगी? उस पहले वाली फाइल को हटा देगी, रिप्लेस कर देगी। तो सोचो सी कितनी पावरफुल है, सोचो सी कितनी पावरफुल है। अब दिमाग लगाओ, अगर मैंने ये डी ड्राइव डेटा डॉट टी की जगह ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी फाइल का नाम दे दिया, जानते हैं विंडोज की फाइलें कहाँ रहती हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें कहाँ रहती हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें रहती हैं सी ड्राइव में, विंडोज के system32 फोल्डर में। दिखा देता हूं, देखिए। अगर मैं विंडोज की सिस्टम फाइल्स की बात करूं ना, तो नोटिस करिए, ये सी ड्राइव है, हाँ या ना? है। इसमें फोल्डर दिख रहा है आपको? विंडोज दिख रहा है? इस विंडोज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है जिसका नाम होता है system32। ये दिख रहा है system32? ये जितनी भी फाइल आप देख रहे हैं, ये विंडो, ये तो फोल्डर्स हैं। खैर, ये इन सब का एक्सटेंशन डॉट डीएलएल दिख रहा है आपको? इन सब का एक्सटेंशन दिखेगा आपको डॉट डीएलएल। डीएलएल का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। और ये वो फाइल्स हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम पे यूज करता है। अगर इनमें से मैंने किसी भी फाइल का नाम एफ ओपन को पास कर दिया लोकेशन के साथ, ठीक है, तो नोट करिएगा वो पर्टिकुलर फाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? वो पर्टिकुलर फाइल आपके कंप्यूटर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी विंडोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाइल डिलीट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डेटा हट जाएगा, उसकी जगह आपकी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एग्जांपल दूं? करना मत, फिर परेशान हो जाओगे नहीं तो। आपके विंडोज के system32 फोल्डर में नोटपैड का सॉफ्टवेयर स्टोर्ड है। देखिए ध्यान से, यहाँ नोटपैड डॉट टी आपको दिखेगी। मैं स्क्रॉल करता हूं, ढूंढना, ये दिख रही है? ये नोटपैड का सॉफ्टवेयर है। यही सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए नोटपैड रन करता है। अगर मैंने इस फाइल का नाम पास कर दिया एफ ओपन को, तो ये नोटपैड डॉट टी डिलीट हो जाएगा। ठीक, फिर आपके कंप्यूटर पे नोटपैड आपके लिए यूज करना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे किसी का भी नाम आपने यहां से उठा के दे दिया, एफ ओपन क्या करेगा? बिना सोचे समझे उस फाइल को ओवरराइट कर देगा। दिस इज द पावर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई बात समझ में? हाँ, भले ही वो कैसी भी फाइल हो, अनलेस एंड अनटिल उसको प्रोटेक्ट करा गया होगा। अनलेस एंड अनटिल कोई सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ऐसा होगा जो उस फाइल को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर वो कर रहा होगा प्रोटेक्ट तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करा होगा, नहीं करा होगा, तो फाइल सीधे डिलीट कर दी जाएगी। राइट? इसलिए बहुत ही खतरनाक फंक्शन है एफ ओपन। जावा ऐसा नहीं करेगी। जावा में एक्सेप्शन आ जाएगी, सिक्योरिटी एक्सेप्शन अर्पित। और बाकी डिपेंड करता है किस तरह से डिजाइन करा गया है फाइल को। हाँ बिल्कुल होती है हैकिंग में सी लैंग्वेज। चलो अभी अपन को हैकिंग नहीं करनी, अभी हमको जो पढ़ना है उस पर ध्यान दो आप। तो अपन ने कहा फाइल पॉइंटर एफपी इज इक्वल्स टू एफ ओपन D:\/ डेटा डॉट टी कॉमा डब्ल्यू। क्या हो रहा है इससे? क्या होगा इससे? डी ड्राइव में डेटा डॉट टी नाम की अब फाइल बनेगी। अब यहां आपको डायग्राम वाइज में समझा रहा हूं। इमेजिन करिए ये आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। इमेजिन करिए, राइट, दिस इज योर हार्ड डिस्क। और इमेजिन करिए ये आपके कंप्यूटर की रैम है। तो क्या होगा इस ऑपरेशन का इफेक्ट, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ दिस इज हार्ड डिस्क, नोटिस करिएगा इस हार्ड डिस्क में आपके कंप्यूटर की डी ड्राइव के अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी।
किस नाम से क्रिएट होगी ये फाइल? जवाब दीजिए जरा। फाइल क्रिएट होगी बाय द नेम ऑफ data.txt। कहां बन रही है फाइल? ये फाइल बन रही है डी ड्राइव में। तो आपके कंप्यूटर की डी ड्राइव में एक फाइल क्रिएट होगी बाय द नेम ऑफ data.txt। क्या है इस फाइल के अंदर? अभी कुछ नहीं, अभी ये 0 बाइट्स की फाइल है। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है ना अपन ने, तो ये 0 बाइट्स की फाइल है। साथ में एक और काम जो करा जाएगा वो ये कि आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर इस फाइल की एक इमेज मेंटेन की जाएगी। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये फाइल की रैम इमेज है, राइट? ये आप कंप्यूटर की रैम मानिए, और आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर इस रैम इमेज को कौन पॉइंट करेगा? जवाब दीजिए जरा। इस रैम इमेज को पॉइंट करेगा ये fp नाम का पॉइंटर। ये fp नाम का पॉइंटर बन जाएगा जो इस इमेज को पॉइंट करेगा। ठीक, इसका मतलब हर फाइल की 2 कॉपी मेंटेन होती हैं। यस, हर फाइल को जब आप यूज करते हैं तो उसकी 2 कॉपी मेंटेन होती है। एक उसकी डिस्क पे रहती है कॉपी, एक उसकी वो कॉपी रहती है जो रैम में रहती है जिससे आप डील करते हैं। यही कारण है, आप याद करिए, जब आप नोटपैड में कोई फाइल खोलते हैं और कुछ लिखकर आप नोटपैड बंद करते हैं तो नोटपैड आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? पूछता है। वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो जो चेंजेस हैं वो रैम में हो रहे हैं, वो भी डिस्क में नहीं गए। आप यस बोलते हो तो वो कंटेंट सारे डिस्क में सेव हो जाते हैं। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। ये जो रैम इमेज आपको दिख रही है, ये जो रैम इमेज आपको दिख रही है, इस रैम इमेज के अंदर फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता हुआ यहां एक पॉइंटर बैठा रहता है। ठीक है, एक और पॉइंटर बता रहा हूं मैं। एक तो ये fp हो गया, समझ में आ रहा है आपको? ये तो fp हो गया, ये तो पूरी फाइल को पॉइंट कर रहा है ना? ये तो पूरी फाइल का एड्रेस रखकर बैठा है fp। उस रैम इमेज के अंदर सी ने एक और पॉइंटर मेंटेन करा हुआ है। वो पॉइंटर फाइल की फर्स्ट बाइट को पॉइंट करता है, और अब आपको अगर फाइल में कुछ लिखना है, पढ़ना है, तो आपको इस पॉइंटर के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। हालांकि आप इस पॉइंटर को डायरेक्टली यूज नहीं करते। इस पॉइंटर के लिए भी आप किसे कॉल करते हैं? आप कॉल करते हैं सी के फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस को। ठीक है, फिर सुनिए ध्यान से। ये जो रैम इमेज आपको दिख रही है ब्लू कलर की, इस रैम इमेज के अंदर एक पॉइंटर मेंटेन रहता है। अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल आप याद करिए, जब आप नोटपैड खोलते हैं तो आपको कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखता है? जल्दी बताइए। जब आप नोटपैड ओपन करते हैं तो आपको अंदर कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखता है? बिल्कुल वैसे अंदर ये एक पॉइंटर होता है। बिल्कुल वैसे अंदर एक पॉइंटर मेंटेन होता है जो फाइल की फर्स्ट बाइट से कनेक्टेड होता है। तो जब आपको कुछ लिखना है, पढ़ना है, तो सी लैंग्वेज इंटरनली इसी पॉइंटर को जंप करवाती है, इसी पॉइंटर को मूव करवाती है। आपको नहीं देखना है, आपको तो फंक्शंस यूज करने हैं ना। आपको कौन कह रहा है कि आप इस पॉइंटर से डायरेक्टली डील करें? आपके लिए तो सी ने फंक्शन बना के दिए हैं। कैरेक्टर पॉइंटर होता है कुंदन, ये जो इंटरनल पॉइंटर होता है ये कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होता है। आपको इससे डायरेक्टली डील नहीं करना, आपको बस फंक्शन कॉल करना है, और वो फंक्शन इस फाइल के अंदर डेटा राइट करवाएगा इस पॉइंटर के थ्रू। अंदर वाले पॉइंटर का टाइप कैर पॉइंटर होता है। आ रहा है समझ? जो अंदर पॉइंटर मेंटेन होता है वो कैर पॉइंटर के नाम से होता है, और वो पॉइंटर मूव करता है जब आप फाइल में डेटा राइट या रीड करते हैं। तो ये पॉइंटर एक तरह का कर्सर हो गया। जल्दी जल्दी बोलिए। यस, ये पॉइंटर एक तरीके का कर्सर हो गया जो आपके दिए गए डेटा को फाइल में राइट करेगा, या जब आप कहेंगे तो फाइल से डेटा रीड करके भी देगा। पर मैं फिर याद दिला दूं, क्या हम इस पॉइंटर को अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली एक्सेस करेंगे स्टार वगैरह लगाकर? जी नहीं, ये पॉइंटर को हैंडल मैं और आप कर ही नहीं सकते। इस पॉइंटर को हैंडल फंक्शंस करेंगे। तो अगर हमें फाइल में कुछ लिखना है तो एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। यस, अगर फाइल में कुछ लिखना है तो एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। आप नॉर्मल पॉइंटर की तरह इसको डील नहीं कर सकते। हम नॉर्मल पॉइंटर में वैल्यू एट p इक्वल टू 10 करते हैं तो 10 तो मेमोरी में असाइन हो जाता है जहां पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। क्या वैसा यहां नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। समझिएगा ध्यान से, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये fp, इसके अंदर के पॉइंटर सब स्पेशल पॉइंटर है।
वो हम डायरेक्टली डील नहीं करते हैं उनसे, उनकी जगह हम डील किनसे करते हैं? फंक्शन से डील करते हैं, जो हमारे लिए इन पॉइंटर्स को मूव करेंगे, हमारे लिए इन पॉइंटर्स को यूज करके डेटा राइट करेंगे या डेटा रीड करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? यस, जब भी हम फाइल ओपन करते हैं पूरी कॉपी मेमोरी में लोड होती है, और कॉपी लोड होने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अभी ऑपरेशन हुआ ही कहां, अभी तो बस कॉपी लोड हुई है ना। समझ आया? चले आगे, तो 2 स्टेप हो गए, अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे। अपने 2 स्टेप पूरे कर लिए, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। टॉपिक यही चल रहा है, फाइल के अंदर डेटा राइट करना है, तो आप सी लैंग्वेज के थ्रू ये राइटिंग कैसे करने वाले हैं। यस प्रिंस, जब भी हम कुछ सेव करते हैं तो वो रैम के बाद हार्ड डिस्क में जाता है। चलिए अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे, ध्यान दीजिएगा। सूडो कोड का स्टेप नंबर 3 कहता है फाइल बन गई, जल्दी बताइए। फाइल बनकर रैम में लोड हो गई। यस, एफपी के पास एड्रेस भी आ गया, एफपी के पास एड्रेस भी आ गया, बिल्कुल एफपी के पास फाइल का एड्रेस भी आ गया। अब आपका अगला टास्क क्या है? अब हमारा अगला टास्क है फाइल के अंदर डेटा राइट करना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फाइल में डेटा राइट करो। तो सूडो कोड कहता है राइट द डिजायर्ड डेटा इन द फाइल। ठीक, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, क्या हम वैल्यू एट पी इक्वल टू समथिंग करके लिख सकते हैं फाइल में डेटा? क्या हम वैल्यू एट पी इक्वल टू समथिंग करके लिख सकते हैं फाइल में डेटा? तो जवाब है नहीं लिख सकते हैं, किसी हालत में नहीं लिख सकते हैं। तो फिर ये काम कौन करेगा? ये काम भी एक फंक्शन करेगा। क्या नाम है उस फंक्शन का? उस फंक्शन का नाम है एफ पुट सी। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का नाम है एफ पुट सी, ये इस फंक्शन का नाम है। फंक्शन कहाँ अवेलेबल है? फंक्शन अवेलेबल है stdio.h में। कितने आर्गुमेंट हमसे ये फंक्शन लेता है? जब हम इसे कॉल करेंगे तो हम इसे कितने आर्गुमेंट्स पास करेंगे? तो एफ पुट सी फंक्शन आपसे 2 आर्गुमेंट्स मांगता है। कितने आर्गुमेंट मांगता है जल्दी बताइए? एफ पुट सी आपसे 2 आर्गुमेंट मांगता है। ओके, 2 आर्गुमेंट्स में से क्या क्या होता है, किस आर्गुमेंट का क्या पर्पस है? एक आर्गुमेंट बताता है कौन सा कैरेक्टर लिखना है, और एक आर्गुमेंट बताता है कौन सी फाइल में लिखना है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हर काम हम फाइल पॉइंटर की मदद से करेंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए मुझे इसमें अल्फाबेट ए लिखना है, तो मैं इसको पहला आर्गुमेंट दूंगा ए, दूसरा आर्गुमेंट दूंगा एफ पी। यानी प्रोटोटाइप वाइज इसके आर्गुमेंट टाइप्स क्या हैं? अगर प्रोटोटाइप वाइज इसकी आर्गुमेंट टाइप समझी जाए तो सभी लोग ध्यान दें, इसका जो पहला आर्गुमेंट है वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो फाइल में राइट होना है। और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो क्या है? वो आपका फाइल पॉइंटर है, जिस फाइल में राइट करना है। अब आप नोटिस करिए, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा इंटरनल पॉइंटर जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ये ए कहां लिखा जाएगा, तो आप बोलेंगे उस फाइल में लिखा जाएगा जिसको एफपी पॉइंट कर रहा है। दोबारा सवाल सुनिए, ये ए कहां लिखा जाएगा? तो आप बोलेंगे उस फाइल में लिखा जाएगा जिसको एफपी पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम वापस अपने पिछले डायग्राम पे लौटें और पिछले डायग्राम को चेक करें, तो एफपी तो पूरी फाइल को पॉइंट कर रहा है। जल्दी बताइए, एफपी तो इतनी बड़ी फाइल को पॉइंट कर रहा है, तो ए कहां लिखा जाएगा? तो जवाब है ए लिखा जाएगा जहां ये इंटरनल पॉइंटर है। दिख रहा है आपको इंटरनल पॉइंटर? सभी लोग जवाब दें, दिख रहा है? जहां ये पॉइंटर है वहां ए लिखा जाएगा, और इस पॉइंटर को सी लैंग्वेज बढ़ा देगी एक कैरेक्टर आगे। तो ये पॉइंटर एक कैरेक्टर आगे बढ़ जाएगा, और जहां था वहां पर मेंशन हो जाएगा द कैरेक्टर ए। ठीक है, ऐसे ही गेस करिए, आपने दोबारा कॉल करा था, एफ पुट सी और बी लिखा होता तो क्या होता? तो फिर सेकंड पोजीशन पे बी लिखा जाता और ये पॉइंटर आगे बढ़ जाता। राइट? अगर आपको लग रहा है सर ऐसे पूरी स्ट्रिंग लिखनी हो तो क्या करेंगे? अगर आपको ऐसे पूरी स्ट्रिंग लिखनी है तो आप समझदार हैं, दिमाग लगाइए। आप वो स्ट्रिंग रखेंगे एक एरे में, एरे पे चलाएंगे लूप, और लूप के थ्रू एक एक कैरेक्टर उठाकर फाइल के अंदर डेटा राइट करते जाएंगे। वही हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। हम अपने प्रोग्राम में एफ पुट सी को ऐसे कॉल नहीं करेंगे,
हम अपने प्रोग्राम में इसे एक लूप के अंदर कॉल करेंगे ताकि हम इससे मल्टीपल डेटा राइट कर पाए। सब लोग समझ आ रहा है सबको? एवरीवन इज क्लियरली अंडरस्टैंडिंग जो हो रहा है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं ये अबव स्टेप्स क्या कर रहे हैं, इसकी थ्योरी क्या है, तो आपका जवाब होगा द अबव फंक्शन कॉल, द अबव फंक्शन कॉल विल राइट, क्या राइट करेगा? विल राइट, जल्दी बोलिए क्या राइट करेगा? द कैरेक्टर ए, शाबाश। कहां राइट करेगा? इन द फाइल। कौन सी फाइल? वो फाइल जिसे पॉइंट कर रहा है एफपी। कौन सी लोकेशन पे? एट द लोकेशन पॉइंटेड बाय द इंटरनल पॉइंटर, एट द लोकेशन पॉइंटेड बाय इंटरनल पॉइंटर। ठीक है, अब ये जो इंटरनल पॉइंटर है, इसको अब इंटरनल पॉइंटर की जगह मैं दूसरा नाम दे रहा हूं, इसको हम बुलाएंगे अब से रीड राइट पॉइंटर। ठीक है, ये नाम याद रहेगा। इस इंटरनल पॉइंटर को अब हम बुलाएंगे रीड राइट पॉइंटर, क्योंकि इसी की मदद से डेटा रीड होगा, इसी की मदद से डेटा राइट होगा। इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हो रहा है? इसी पॉइंटर की मदद से डेटा रीड होगा, इसी पॉइंटर की मदद से डेटा हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए जो राइटिंग हुई है ये हार्ड डिस्क में हुई है, रैम में हुई है? ये जो राइटिंग हुई है ये हार्ड डिस्क में हुई है, रैम में हुई है? शाबाश, ये अभी भी रैम में हुई है। ठीक, तो आपको एक समझदार प्रोग्रामर की तरह फाइनली फाइल को बंद करना चाहिए, ताकि फाइल बंद भी हो जाए और बंद होने के साथ साथ सेव भी हो जाए। कहां जाकर सेव हो जाए? जाकर सेव हो जाए डिस्क में। तो आपका आखिरी स्टेप है फाइनली सेव एंड क्लोज द फाइल। ठीक है, अब सुनने में आपको दो ऑपरेशंस लग रहे हैं, सुनने में आपको दो ऑपरेशन लग रहे होंगे, सेव एंड क्लोज। दो ऑपरेशन बोले हैं ना मैंने, फाइल का डेटा सेव करो और क्लोज करो, लेकिन ये काम एक ही फंक्शन से होगा। कौन सा फंक्शन है जो हमारे लिए सेव और क्लोज दोनों करेगा? फंक्शन का नाम है एफ क्लोज। फंक्शन का नाम है एफ क्लोज। क्या लेगा हमसे आर्गुमेंट में? आर्गुमेंट में लेगा हमसे फाइल का पॉइंटर एफपी। क्या करता है ये फंक्शन? इसकी थ्योरी क्या है? बहुत सिंपल है। दिस फंक्शन transfers all the data stored in RAM image of the file onto the hard disk। जो भी रैम में डेटा स्टोर्ड है फाइल के अंदर, हार्ड डिस्क में सेव कर देता है, कॉमा एंड क्लोजेस द फाइल। क्लोजेस द फाइल मतलब, क्लोजेस द फाइल मतलब रैम से फाइल हट जाती है। समझ आ रहा है? अगर रैम से फाइल हट जाती है तो अगर हम वापस अपने डायग्राम पे चलें तो मुझे बताइए कौन सी वाली इमेज हटेगी, ब्लैक वाली के ब्लू वाली? कौन सी वाली इमेज हटेगी, ब्लैक वाली के ब्लू वाली? जल्दी जल्दी बोलिए। अगर इमेज रैम से हट जाती है तो कौन सी हटेगी, ब्लैक वाली के ब्लू वाली? ये ब्लू वाली इमेज, ये इमेज हट जाएगी और ये पूरा डेटा कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये पूरा डेटा शिफ्ट हो जाएगा ऑन हार्ड डिस्क। क्लियर हुआ? एफपी में पुराना एड्रेस ही रहेगा, लेकिन फाइल वहां से हट चुकी है। अब आप एफपी पे कुछ भी करेंगे तो रन टाइम एरर आएगी। एक बार फाइल क्लोज होने के बाद एफपी किसी काम का नहीं है जब तक उसे दोबारा किसी फाइल से कनेक्ट ना करें। समझ आया? क्लियर हो गए स्टेप्स? हाँ, अगली बार जब ओपन करेंगे तो वो रैम में कहां ओपन होगी कौन जानता है? हमें थोड़ी पता अगली बार रैम में कहां स्पेस है, वो कहां ओपन होगी। होगी जरूर, ये पता है, जब एफ ओपन कॉल होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, बट उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट्स ले लें। अब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज नंबर 3 है। नहीं, बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज क्लोज नहीं करती है।
बाय डिफॉल्ट सी से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो क्लोज करेगी। सी प्लस प्लस क्लोज करती है डिस्ट्रक्टर के थ्रू, सी क्लोज नहीं करती है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे। शुरू करें, जल्दी जल्दी बोलिए, स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले हार्ड डिस्क पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूं। कुंदन को डाउट है? हाँ कुंदन, जल्दी बोलो फटाफट, क्या डाउट है? बोले हैं सर, एफ एफ क्लोज जो फंक्शन है वो जब हम्म फाइल को हार्ड डिस्क पे सेव करेगा तो हम्म हार्ड डिस्क वाला डेटा डॉट टीएक्सटी पहले से है उसे तो हम्म रिप्लेस कर देगा। तो पहले ही रिप्लेस हो जाएगी ना। पहले से क्या है, जब एफ ओपन बना होगा तभी रिप्लेस हो गई होगी। कहाँ है नहीं सर, दिमाग? जब 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 सेव होगा तो जो अरे डेटा मेरे रहेगा। भाई, अरे मेरे भाई, तुम सोचो एफ क्लोज से पहले एफ ओपन कॉल हुआ है कि नहीं? एफ ओपन जी तो कॉल एफ ओपन हुआ, ने क्या करा है? उसको ये ओवरराइट कर दिया उसका तो सारा फिर डेटा। तो फिर कौन सी फाइल है वहां पर? हमारी अगर वाली तो सर फाइल जब है। मतलब हार्ड डिस्क वाला रैम वाला फाइल पे जो डेटा है वह ट्रांसफर हो जाएगी, जो डेटा डॉट टीएक्सटी है हार्ड डिस्क वाला उसमें। तो हार्ड डिस्क वाले डेटा डॉट टीएक्सटी में कौन सा डेटा पड़ा है? अभी तो जो रैम वाला जो डेटा है उसका डेटा उसमें चला जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ, तुम वो सुन ही नहीं रहे हो। हार्ड डिस्क वाले में कौन सा डेटा पड़ा है अभी? हार्ड डिस्क वाला में कोई अभी डेटा पड़ा नहीं तो है। फिर कौन सा तुम कह रहे हो डेटा ओवरराइट हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा? कौन से डेटा की बात कर रहे हो? ओवरराइट रिप्लेस तभी हो गया होगा जब एफ ओपन चला है, अभी थोड़ी रिप्लेस होगा। अभी तो सेम ही इमेज है ना। जी सर। तुमको क्या लग रहा है, रैम में इमेज में डेटा अलग है और हार्ड डिस्क में डेटा अलग है? तुमको ऐसा लग रहा जी है? जी सर, रैम गलत लग रहा मतलब है ना। हार्ड डिस्क में अभी कुछ नहीं है। और रैम वाला में तो मान लीजिए हार्ड डिस्क में पहले से ABCD कोई कुछ रहता है कैरेक्टर, और रैम वाला में हम DFG कुछ और एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, थोड़ा सा सांस ले लो आराम से। जब हार्ड डिस्क में ABCD रहता है और हम एफ ओपन कॉल करेंगे, तो हमने उसे मोड क्या पास करा है हमने? डब्लू करा, तो क्या करेगा डब्लू? ओवरराइट कर देगा। पहले ही हटा देगा कि नहीं ABCD को? ABCD को पहले हटा तो देगा। फिर अब कहाँ ABCD बचा है? तो फिर सर जो ट्रांसफर करेगा तो उस फाइल को सर्च करेगा ना, डेटा डॉट टीएक्सटी को। किस लिए उसे सर्च करेगा? उस फाइल से तो हार्ड डिस्क कनेक्टेड है ना। कनेक्ट उसी फाइल का तो एड्रेस रैम में आया है ना। पता है ना उसे किस फाइल का एड्रेस लेकर आया है? उस फाइल को सी ने अपने पास रखा है, उसी फाइल उसे के अंदर पहले से डेटा सेव पता हो है। जाएगा। अरे तो एफ ओपन कहाँ से लाया है? अपने हार्ड घर डिस्क से से थोड़ी लाया। लाया है। तब फिर ठीक है सर। पूरी बात तो समझा करो कि नहीं। जी सर। चलिए आगे बढ़े। अब मैं सबसे पहले डी ड्राइव में जाकर एक फोल्डर बना ले रहा हूं। उसी फोल्डर में हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक करके न्यू में गया, एक फोल्डर क्रिएट करा। फोल्डर का नाम मैंने दिया माय प्रोजेक्ट फाइल्स। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं फोल्डर बना रहा हूं, बाकी ऐसा कोई फोल्डर बनाने की आवश्यकता है नहीं। हम चाहते हैं तो हमारी फाइल हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में भी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अपन ओपन करते हैं कोड ब्लॉक्स को। तो एज यूजुअल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा अपन ने। ठीक, प्रोग्राम क्या बनाने जा रहे हैं, हम यूजर से एक स्ट्रिंग लेंगे, वो स्ट्रिंग एक एरे में रखेंगे और उस स्ट्रिंग का डेटा हम फाइल के अंदर सेव करेंगे। सब लोग समझ रहे हैं जो हम प्रोजेक्ट जो कोड लिखने जा रहा हूं मैं? राइट। तो शुरुआती स्टेप्स हमारे पहले जैसे ही होंगे। न्यू में आकर प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, गो, नेक्स्ट, सी, नेक्स्ट। नाम दे रहा हूं मैं इस बार फाइल एग्जाम्पल्स। ये हमारा कोड ब्लॉक्स का प्रोजेक्ट है फाइल एग्जाम्पल्स के नाम से। इसके बाद हमने इसको कर दिया फिनिश। यहां में मेन डॉट सी मिलेगी। ठीक है, इस मेन डॉट सी को भी मैं हटा दे रहा हूं, नहीं चाहिए हमें ये फाइल, क्योंकि हम अपनी फ्रेश फाइल बनाएंगे, उसी में सारे काम करेंगे। तो अब मैंने एक नई फाइल बनाई, क्या चूज होगा जल्दी बताइए? मैं कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं या सिर्फ मेन प्रोग्राम बनाना है? वेरी गुड, सिर्फ मेन बनाना है। तो मैं चूज करूंगा CC++ सोर्स, फिर मैं करूंगा गो, फिर मैं करूंगा नेक्स्ट, फिर मैं करूंगा नेक्स्ट। ठीक है, हमारा पहला प्रोग्राम है तो आई कॉल इट एग्जाम्पल 1।
हमारा पहला प्रोग्राम है, तो मैं इसका नाम दे रहा हूं example1। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करा और फिनिश कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप, जल्दी बताइए कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करके प्रोग्राम स्टार्ट होगा? अपन इंक्लूड करेंगे stdio.h। ठीक है, देन इसके बाद void main या int main, बेटर है कोड ब्लॉक्स में तो int main कर ले। इनसाइड int main अब हम बनाएंगे कुछ वेरिएबल्स। हमें कितने वेरिएबल की जरूरत है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए? तो गौर से सोचिए, एक तो हमें फाइल पॉइंटर चाहिएगा fp, यस और नो चाहिएगा। एक हमें कैरेक्टर का एरे चाहिएगा str, जिसमें हम यूजर से टेक्स्ट मांगने वाले हैं, जो भी टेक्स्ट वो लिखना चाहता है। एक हमें लूप चलाने के लिए इंटीजर i चाहिएगा, और एक और हम कैरेक्टर ch ले लेते हैं। वैसे ये ch अवॉइडेबल है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। किससे ओपन करेंगे? f ओपन से ओपन करेंगे। क्या पाथ मेंशन करेंगे? मैंने डी ड्राइव में किस नाम से फोल्डर बनाया है? मैंने डी ड्राइव में फोल्डर बनाया है माई प्रोजेक्ट फाइल्स। यही बनाया है ना, माई प्रोजेक्ट फाइल्स? फटाफट जवाब दीजिए। राइट। ठीक, तो इसके अंदर जाकर मैं एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम मैं दे रहा हूं data.txt, और मोड क्या यूज कर रहा हूं? मोड यूज कर रहा हूं मैं w। पहला स्टेप क्लियर सबको? अभी जो आपने पढ़ा ये वही स्टेप है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि fopen इस लोकेशन पे फाइल ना बना पाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि fopen इस लोकेशन पे फाइल किसी कारण से ना बना पाए? उदाहरण के तौर पे क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी डिस्क में बिल्कुल जगह ना हो? हाँ, हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी डिस्क राइट प्रोटेक्टेड हो? हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि माय प्रोजेक्ट फाइल नाम का फोल्डर एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, या आपने उसका नाम गलत स्पेल आउट कर दिया हो? बिल्कुल, ऐसा कुछ भी होता है तो ये आपको रिटर्न करके देता है NULL, नल। एज अ रेस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि फाइल कहीं क्रिएट नहीं हो पाई, ऐसा तो नहीं है। अगर फाइल क्रिएट नहीं हो पाई है तो आप इफ कंडीशन लगाकर चेक करेंगे fp डबल इक्वल टू नल। ये नल पहचान रहे हैं कौन है? ये नल भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ये एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट है। कौन है? एक प्री डिफाइंड कांस्टेंट है। कहां डिक्लेयर्ड है ये नल? ये नल भी डिक्लेयर्ड है इनसाइड stdio.h, तो आपको इसे अपर केस में ही लिखना है। फिर आप यहां पर अपना मैसेज लिख देंगे printf सॉरी फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड। और नोटिस करिए, क्या हम आगे जा सकते हैं? अगर फाइल नहीं बनी है तो क्या हमारा प्रोग्राम आगे जा सकता है? तो हमें प्रोग्राम को यहीं रोक देना चाहिए, और प्रोग्राम रोकने के लिए हम यहां लिखेंगे रिटर्न, और बहुत दिनों बाद 1। बहुत दिनों बाद आज लिखेंगे रिटर्न 1। याद है आपको 0 और 1 की थ्योरी? 1 यही इंडिकेट करता है ना कि प्रोग्राम में एरर है, तो रिटर्न 1 से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिकेशन भेजेंगे कि प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, इसलिए लिखा है अपन ने रिटर्न 1। और सब कुछ सही रहता है तो क्या लिखते हैं? सब कुछ सही रहता है तो हम लिखा करते हैं रिटर्न 0। ओके, अब अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब फाइल बन गई? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब फाइल बन गई? यस, अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब फाइल बन गई है। तो फिर क्या होगा? तो फिर हम यूजर से बोलेंगे कुछ मैसेज टाइप करे वो, एंटर द मैसेज टू बी सेव्ड इन द फाइल। कुछ मैसेज टाइप करे जिसे फाइल में हमारा प्रोग्राम सेव करेगा। गेटस से उसे हमने स्टोर करवा लिया str में। ठीक है, अब ये जो मैसेज आया इसमें एक कैरेक्टर होगा, मल्टीपल कैरेक्टर होंगे? ये जो मैसेज यूजर देगा ये एक कैरेक्टर का मैसेज होगा कि मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे? मल्टीपल होंगे। तो इसका मतलब हमें लूप चलाना होगा, राइट? कैरेक्टर एरे पे लूप कैसे चलाते हैं? कहां से लेकर कहां तक जाते हैं? तो जवाब है 0 से लेकर नॉट इक्वल टू नल तक जाते हैं। यही टेस्ट कंडीशन होती है। और यहां आ जाएगा हमारा i++, राइट? तो ये हमारा फॉर लूप चला। अब हमने ch के अंदर कॉपी करा stri। क्या आएगा ch में, जल्दी बताइए?
CH में STR का पहला कैरेक्टर आएगा, फर्स्ट कैरेक्टर। क्या करेंगे हम इस कैरेक्टर का? इस कैरेक्टर को फाइल में लिखवा देंगे, क्या बोलकर? CH कॉमा FP बोलकर। ठीक, फिर इसके बाद लूप हमारा चलता जाएगा, फाइल में डेटा एक एक करके राइट होता जाएगा, और जब हम बाहर निकलेंगे तो एक समझदार प्रोग्रामर की तरह सबसे पहले फाइल को क्लोज करेंगे और प्रिंटफ से यूजर को मैसेज देंगे, फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक, और सब बढ़िया गया है तो लास्ट में क्या आएगा? सब बढ़िया गया है तो लास्ट में आ जाएगा रिटर्न 0। अब इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूं क्या हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है इस प्रोग्राम में, तो आप मुझे बोलेंगे सर इस प्रोग्राम में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। मैं पूछूंगा वो 3 चीजें क्या क्या हैं जो इस कोड में इन्वॉल्व हैं, तो आपका जवाब होगा जो 3 चीजें इस कोड में इन्वॉल्व हैं उनमें से एक तो है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, जहां पर एक्चुअल फाइल बनेगी, बनेगी ना? एक तो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है जहां पर एक्चुअल फाइल बनेगी, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। ठीक है, दूसरा हमारे कंप्यूटर की रैम है, और तीसरा हमारा मॉनिटर है। समझ आ रहा है? 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट? अब इन तीनों का आप डायग्राम देखिए, ये आपकी डिस्क है, ठीक है? जैसे ही F ओपन चलेगा, F ओपन आपकी डिस्क में data.txt नाम की एक फाइल बना देगा। यस नो करते चलिएगा, समझ आया? बना देगा? वेरी गुड। ये आपका कंसोल है, मॉनिटर है। अभी मॉनिटर पे कुछ दिखेगा जब F ओपन चलेगा तो? ये हमारी आउटपुट विंडो है, क्या इस आउटपुट विंडो पे कुछ आएगा जब F ओपन चलेगा तो जवाब है कुछ नहीं आएगा। जब F ओपन चलेगा तो हमारी आउटपुट विंडो पे फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंसोल विंडो है जिसपे कुछ भी शो नहीं होगा, और ये हमारी रैम इमेज है। ठीक है, इस रैम इमेज में कुछ होगा? यस, इस रैम इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत कुछ क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, क्या क्या क्रिएट हुआ होगा समझते हैं। नंबर 1, आपकी रैम इमेज के अंदर एक एरे बना होगा str के नाम से 50 कैरेक्टर्स का, बना होगा। तो एक तो ये एरे होगा 50 कैरेक्टर्स का होगा। आपकी इसी रैम इमेज के अंदर फाइल भी क्रिएट हुई होगी जिसको FP पॉइंट कर रहा होगा। जल्दी बोलिए, कर रहा होगा, राइट? FP से पॉइंट कर रहा होगा। और आपकी इसी रैम इमेज के अंदर I और CH नाम के वेरिएबल्स भी होंगे। अब प्रोग्राम ने यूजर से बोला एंटर द मैसेज। मान लीजिए यूजर ने बोला हैप्पी न्यू ईयर, ये उसने मैसेज टाइप करा हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर मैसेज सबसे पहले एरे में स्टोर होगा ना, STR में, राइट? इसके अंदर हैप्पी न्यू ईयर आकर स्टोर होगा। अब आपका प्रोग्राम फॉर लूप में एंटर करेगा। CH के अंदर बताइए सबसे पहले क्या आएगा? हैप्पी न्यू ईयर अगर एरे के अंदर है तो CH में सबसे पहले क्या आएगा? H आएगा। F पुट C से क्या होगा? ये H फाइल के फर्स्ट लोकेशन पे लिखा जाएगा। ठीक, कौन सी लोकेशन पे? जहां इंटरनल रीड राइट पॉइंटर सेट है, और ऑटोमेटिकली वो रीड राइट पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अगला कैरेक्टर फिर CH में आएगा। गौर करिए, अब CH में क्या आएगा? अगर टेक्स्ट है हैप्पी न्यू ईयर, अगर टेक्स्ट है हैप्पी न्यू ईयर तो CH में A आएगा। आएगा? आएगा। और ये A अब फाइल के नेक्स्ट लोकेशन पे राइट होगा। ऐसे ये लूप हैप्पी न्यू ईयर की लेंथ जितनी बार घूमेगा, जल्दी बोलिए, ये लूप हैप्पी न्यू ईयर की लेंथ जितनी बार घूमेगा, यस और नो? घूमेगा। और फाइनली ये डेटा
फाइनली ये डेटा जाकर कहां सेव हो जाएगा? फाइनली ये डेटा जाकर आपकी डिस्क इमेज में सेव हो जाएगा। ये कब होगा? जब आप लास्ट में कॉल करेंगे एफ क्लोज। समझ आया? वेरी गुड। अब इस पूरे को मैं रन कर रहा हूं, उसको ऑब्जर्व कीजिए आप। ठीक, तो मैंने रन पे क्लिक करा। फॉर लूप में कुछ इशू, आई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं करा है क्या? आई कैपिटल हो गया है, सॉरी, स्मॉल होना चाहिए। मैंने आई कैपिटल कर दिया है गलती से। चलिए, अब ये लूप घूमा, मुझसे कहा गया एंटर द मैसेज टू बी सेव्ड। मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर 2021। ये मैंने टेक्स्ट टाइप करा, एंटर स्ट्राइक करा, प्रोग्राम ने मुझे जवाब दिया फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। अब अगर हम लोग अपनी फाइल की लोकेशन पे जाएं, कहाँ है? जल्दी बताइए, मैंने फाइल कहाँ बनवाई है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड। डी ड्राइव में कहाँ? डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया था, आपने देखा था, माय प्रोजेक्ट फाइल्स। तो ढूंढिए वो फोल्डर, यहां पर एक मिलेगा आपको माय प्रोजेक्ट फाइल्स के नाम से। राइट, ये रहा माय प्रोजेक्ट फाइल्स। यहां आपको फाइल दिख गई data.txt। डबल क्लिक करिए, इसके अंदर आपको आपका टेक्स्ट दिख गया, विच राइट नाउ इज हैप्पी न्यू ईयर 2021। समझ आया? इतना प्रैक्टिकल याद से करिएगा, और मुझे ग्रुप में मैसेज चाहिए कि आपसे ये फर्स्ट प्रैक्टिकल फाइल लर्निंग का हो गया है। मुझे ग्रुप में मैसेज चाहिए कि आपसे ये प्रैक्टिकल फाइल लर्निंग का हो गया है। ठीक है? इज दिस क्लियर? चलिए, आइए अब आप लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में पहले आपके मैं डाउट सॉल्व करूंगा, डाउट सॉल्विंग होगी, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। ठीक, अगला लेक्चर आपका थर्सडे 9 बजे है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे 9 बजे है। सुन रहे हैं ध्यान से? योर नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे 9 PM। क्लियर? नेक्स्ट क्लास थर्सडे 9 PM पे है। ओके, कोड में ग्रुप में क्यों डालूंगा? कोड आप खुद बनाना, स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर दूंगा मैं, कोड खुद बनाना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।